नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं किसानों की खबर के साथ, जिनका आंदोलन अभी भी जारी है। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार के प्रतिनिधियों और किसानों के बीच बातचीत हुई, जो कि बेनतीजा रही। सरकार ने किसानों के सामने एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया और 4 से 5 नाम मांगे, जिसको किसानों ने ठुकराते हुए कह दिया कि अब कमेटी बनाने का समय नहीं रह गया है। अब जो चौथे दौर की बातचीत है वो 3 दिसंबर को होगी। किसानों की मांग पर आखिरकार अपने तय समय से 2 दिन पहले सरकार बातचीत के लिए तैयार हो गई। 32 किसान संगठनों के 35 नेताओं को कृषि मंत्री और रेल मंत्री नए कानून के फायदे बताते रहे। ये भी कहा कि एमएसपी की व्यवस्था बनी रहेगी। वार्ता काफी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती थी कि तमाम अहम मसलों पर चर्चा के लिए एक विशेष समिति बनाई जाए, लेकिन किसान संगठनों ने इसे खारिज कर दिया। ये हमने कहा है आपको, हम सारा डॉक्यूमेंट दे चुके हैं, उसके क्या तीनों कानूनों से नुकसान है वो भी आपसे पहली मीटिंग में 6 घंटे लाकर आपको बता दिए हैं। अब आप बताओ इसमें आप क्या करना चाहते हैं, तो आप बताओ भी कुछ करना चाहते हैं तो इसका बात पर वो सहमत हुए भी हम उसे तीनों कानूनों पर और चौथा बिजली अमेंडमेंट बिल है जरा उस पर बात करेंगे। और ये बात है एक छोटी कमेटी बनाओ तो ठीक रहेगा। असी उनकी ये बात रिजेक्ट कर दी भी हमें छोटी कमेटी नहीं बनेगी। केंद्र सरकार ने भी किसानों को एक तरीके से तौलने के लिए बुलाया था। यही वजह थी कि पहले जब कयास लगाया जा रहा था कि राजनाथ सिंह और अमित शाह भी बैठक में मौजूद हो सकते हैं, ऐसा हुआ नहीं। कृषि मंत्री पीयूष गोयल और सोम प्रकाश सिंह बैठक में रहे और हो सकता है कि आगे जब आंक ले सही से सरकार तो अगली बैठक में राजनाथ सिंह हो। किसान संगठनों ने एक मत से कहा कि जो भी बात हो सभी किसान संगठनों के साथ एक साथ हो। सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया। अब ये तय किया गया है कि 3 तारीख से चौथे दौर की बातचीत शुरू होगी। सरकार चाहती है किसान संगठन 2 तारीख तक अपना एजेंडा उसे सौंप दें। अगर बातचीत में जो हमें मुद्दे उठाए थे, सरकार उसके लिए छोटी कमेटी बनाना चाहती है, लेकिन जो हमने अप्रवान करती उसको माना नहीं है। हम कमेटी कोई नहीं बिठाएंगे, सभी लोग जो संगठनों के मुखी हैं वो सभी लोग बैठेंगे। तो उसके साथ कल को हम अपनी बैठक करेंगे, जो मतलब कि है हम बातें मुड़ से रखेंगे और सरकार की ओर से उन पे बातचीत करी जाएगी, पूरे एक्टों को विचारा जाएगा, परसों को बात होगी। फिलहाल किसान संगठन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने तय किया है कि बातचीत का दरवाजा भी खुला रखा जाएगा और आंदोलन भी चलता रहेगा। इस विवाद को सुलझाने के लिए सरकार और किसान संगठनों ने बातचीत की एक नई प्रक्रिया की शुरुआत करके सुलझाने की एक और कोशिश करने का फैसला किया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि बातचीत के जरिए इस विवाद को सुलझाने की ये नई कोशिश कितनी कारगर साबित होती है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला और एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को कोरोना के आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या से ज्यादा हो गई। 22 जून के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। लेकिन हमारे संवाददाता शरद शर्मा की ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि किस तरह से गृह मंत्रालय ने 30 नवंबर तक दिल्ली में आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या रोजाना 60,000 करने का लक्ष्य रखा था। ये लक्ष्य तो हासिल नहीं हो सका, बल्कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि रिपोर्ट आने में 5 से 7 दिन लग रहे हैं। शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। 23 तारीख से अभी तक मेरी रिपोर्ट नहीं आई। मैं रोज आ रहा हूँ, रोज चक्कर काट रहा हूँ, मुझे कोई वो नहीं हो रही सुनवाई यहाँ पर। 26 तारीख को मैंने टेस्ट कराया था, आज पूरी 1 तारीख हो चुकी है, अभी तक मेरी रिपोर्ट नहीं आई है। इस चीज़ की कोई सुनवाई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं यहाँ पर बताने के लिए कि कब रिपोर्ट मिलेगी। मैं बार बार सुबह से पूछ रहा हूँ, सुबह 10 बजे से मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी 1 बज गया है पूरा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है मेरी। नई दिल्ली के एक कोरोना टेस्टिंग सेंटर के बाहर सोनू और राहुल रोजाना इसी तरह आकर कोरोना के आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट का पता करते हैं। कई दिन हो गए, रिपोर्ट नहीं, निराशा ही मिल रही है। दिल्ली में इस समय बहुत से लोगों की यही शिकायत है। दिल्ली सरकार कहती है कि केंद्र ने
आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ाने के साथ साथ जिस सहयोग का वादा किया था वो पूरी तरह से नहीं मिला है, जिसके चलते दिल्ली की सभी लैब पूरी क्षमता से काम करने के बावजूद सभी सैंपलों की टेस्टिंग नहीं कर पा रही हैं। सैंपल तो हमने 40,000 तक भी लिए थे, पर उनकी रिपोर्ट नहीं आ पा रही ना। जैसे आपने भी बताया कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आनी चाहिए। अगर रिपोर्ट डिले होती है तो बड़ी दिक्कत है। हम तो उसको 60,000 के उससे आगे भी बढ़ा देंगे। अभी कैपेसिटी लैब्स की नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा था कि हम आपको लैब्स अलॉट कर रहे हैं, कि कई सारी स्पेशल लैब्स अलॉट कर रहे हैं, तो अगर वो कर देंगे और 24 घंटे के अंदर हमें इंश्योर कर देंगे 24 घंटे में रिपोर्ट आती है। दरअसल 15 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार की बैठक में तय हुआ कि दिल्ली में 30 नवंबर तक रोजाना 60,000 आरटीपीसीआर टेस्ट करवाए जाएंगे। 16 से 30 नवंबर के बीच दिल्ली में 4,49,907 आरटीपीसीआर टेस्ट के सैंपल लिए गए, लेकिन टेस्ट हुए 3,53,703। यानी बीते 15 दिनों में दिल्ली में रोजाना औसतन 29,994 सैंपल लिए गए, लेकिन औसतन 23,580 टेस्ट ही हो सके। सबसे ज्यादा सैंपल 26 नवंबर को लिए गए 40,493 और सबसे ज्यादा 33,147 सैंपल भी उसी दिन टेस्ट हुए। दिल्ली सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार से पर्याप्त टेस्टिंग लैब नहीं मिली। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के इन आरोपों से इनकार कर रही है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि दिल्ली सरकार का कहना है कि उनको सहयोग नहीं मिला, क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के स्तर पर जितनी बैठकें हुई उसमें दिल्ली सरकार के शीर्षस्थ नेतृत्व सम्मिलित थे और सम्मिलित निर्णय लिए गए, सम्मिलित क्रियान्वयन हुआ। हम तो बल्कि प्रशंसा करते हैं कि हमें अपेक्षित सहयोग मिला। आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि टेस्ट की रिपोर्ट भी जल्द से जल्द आए, क्योंकि जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती टेस्ट कराने वाला व्यक्ति आशंकाओं से घिरा रहता है। साथ में बात यह भी है कि अगर मान लीजिए टेस्ट कराने वाला व्यक्ति संक्रमित है तो जितनी देरी टेस्ट रिपोर्ट आने में होगी उतनी ही देर तक वो व्यक्ति समाज में संक्रमण को बढ़ावा दे सकता है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। सिर्फ सर्दी, जुकाम, बुखार ही कोविड के लक्षण नहीं, पेट में दर्द, दस्त, थकान, आंख आना भी कोविड के लक्षण हैं, जिनके बारे में बेहद कम लोगों को जानकारी है। अगर आप ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट देखिए। कहीं आप सिर्फ सर्दी, जुकाम, बुखार को ही कोविड के लक्षण तो नहीं मानते? कोविड के 4 ऐसे लक्षणों को लेकर डॉक्टरों ने लोगों को सावधान किया है, जिनके बारे में काफी कम जानकारी है। डॉक्टरों के मुताबिक पेट दर्द, आंख आना यानी कि कंजंक्टिवाइटिस, ब्रेन फॉग यानी याददाश्त शक्ति कमजोर होना और थकान कमजोरी, ये भी कोविड के लक्षण हैं जो आजकल मरीजों में ज्यादा पाए जा रहे हैं। सिम्टम्स के बारे में न जानने की वजह से पेशेंट्स हमारे पास काफी देर से आते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट या अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास चले जाते हैं ये कह के कि हमें थोड़ा बहुत लूज मोशन है, पेट में दर्द है, और ये सिम्टम्स हम जानते नहीं है कि ये कोविड के साथ भी देखे गए हैं। तो हम जनरली ये समझते हैं, जनरली धारणाएं हैं लोगों में कि कोविड के सिम्टम्स मतलब लंग रिलेटेड, खांसी, सर्दी, जुकाम ये कुछ होना चाहिए। जरूरी नहीं है। पेशेंट्स हमारे लूज मोशन, अब्डोमिनल पेन, जैसे मैंने कहा आंख की तकलीफें और हेपेटाइटिस मतलब जॉन्डिस जिसे हम कहते हैं, इनसे भी आते हैं। काफी लोगों को फेफड़े की दिक्कत होती है, लेकिन अभी आंख, लिवर और पैंक्रियास की तकलीफें लेके आ रही है। साई कोविड हॉस्पिटल के डॉक्टर ध्यानेश्वर वाघमारे बताते हैं कि कोविड के 30 से 40% मरीज गैस्ट्रो यानी कि पाचन तंत्र संबंधी तकलीफ के शिकार हैं। कोविड के सिम्टम्स में अराउंड 30 to 40% ऑफ द पेशेंट्स में हमने गैस्ट्रो सिम्टम्स देखे हैं और ये बहुत कॉमन होते जा रहा है। शुरुआत में जब कोविड शुरू हुआ था मार्च अप्रैल में, उस टाइम पे ये सिम्टम्स कम थे, लेकिन अभी जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे ये सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं और इसका असर बहुत ज्यादा है। तो पेट और आंख से जुड़ी तकलीफ और अचानक बढ़ी कमजोरी को भी कोविड का जरूरी अलर्ट समझें। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से, जहां एक पत्रकार को सैनिटाइजर छिड़ककर जिंदा जला दिया गया और घर को बाहर से बंद कर दिया गया ताकि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग न सके। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वो गांव प्रधान के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ खबरें लिखा करते थे। अब हत्या के आरोप में पुलिस ने गांव प्रधान के बेटे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी कमरे में पत्रकार राकेश सिंह निर्भीक से मिलने प्रधान के बेटे अपने साथियों के साथ आए। उनके साथ बैठ के शराब पी और जब राकेश नशे में हो गए
तो उनके ऊपर सैनिटाइजर छिड़क के आग लगा दी और घर को बंद करके फरार हो गए। जब ये लोग शराब पी करके ये लोग बेसुध से हो गए, उसके बाद फिर इन लोगों ने जो कमरे का दरवाजा था उसको बाहर से बंद किया और अकरम को और ललित को इन्होंने बुलाया। और अकरम चूंकि फायर टेक्निक्स के अंदर ये मास्टर था, उसने अपने पास जो सैनिटाइजर होता है, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होता है, उसका प्रयोग करके इन लोगों के ऊपर छिड़क करके आग लगा दी। पत्रकार राकेश 90% जली हालत में अस्पताल ले जाए गए, जहां उनकी मौत हो गई, लेकिन उनका साथी पिंटू जो वहां मौजूद था वहीं मरा पाया गया। पहले खबर उड़ी कि सिलेंडर में ब्लास्ट होने से आग लगने से दोनों मारे गए हैं। इस घटना स्थल को देख करके ये लग रहा था कि जो मुलजिम हैं उन लोगों ने ये प्रयास किया कि इस घटना को एक वो दुर्घटना का रूप दे दें, लेकिन उसमें उन्होंने कई सारी ऐसी चूकें कर दी जिसकी वजह से वो जो दुर्घटना होनी चाहिए थी वो साफ लग गया कि इसमें किसी की साजिश है। लेकिन पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खबरें लिखने से प्रधान का बेटा उनसे नाराज था, इसलिए उसने उन्हें मारने के लिए एक फायर टेक्निक के एक्सपर्ट को हायर किया और उन्हें जिंदा जलवा दिया। जब पूछताछ इसमें शुरू की तब इसके अंदर रंजिशों का एंगल निकल करके आया। राकेश सिंह निर्भीक एक पत्रकार थे और काफी निर्भीक पत्रकार थे, तो उन्होंने कई बार ऐसा था कि कई लोगों के खिलाफ लिखा था और अभी हाल में ही उन्होंने अपने वीडियो में भी बताया था कि जो उनके गांव के प्रधान थे उनके खिलाफ ये लिख रहे थे। आज के दौर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखने और दिखाने में खतरे बेइंतहा हैं, और अगर लिखने वाले की कोई संस्थागत रूप से सुरक्षा का इंतजाम ना हो तो इसी तरह के हादसे होते हैं। बलरामपुर में सलीम सिद्दीकी और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात हैदराबाद की करते हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनावों की वोटिंग आज हो गई। आपको बता दें कि भाजपा के शीर्ष नेताओं का प्रचार हो या फिर एमआईएम के चीफ ओवैसी के बयानों की चर्चा, इसकी वजह से ये जो चुनाव है वो राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में छाया रहा। अब जो नतीजे हैं वो 4 तारीख को यानी कि शुक्रवार को सामने आएंगे। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में वोटरों में वो जोश और उत्साह नजर नहीं आया जो हफ्ते भर से प्रचार में लगे नेताओं में दिख रहा था। 9 घंटे की वोटिंग के बाद शाम 4 बजे तक 30% ही वोट पड़े। लोग बदलाव देखना चाहते हैं लेकिन वोट नहीं करते। लोगों को वोट करना चाहिए, वरना बदलाव कैसे होगा। अगर आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है तो आपको खुद बदलाव लाना होगा। उसके लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। प्रसाद और दुर्गा निराश लौटे क्योंकि वो वोट नहीं कर पाए। हम वोट डालने आए थे लेकिन नहीं डाल सके। कोरोना के बावजूद हम वोट देने आए थे। It is disappointing. So now I think we have. ये बहुत निराशाजनक है। हमें बिना वोट किए जाना पड़ रहा है। Citizens like you to come and vote. Yes, yes, definitely. In spite of the COVID situation. बीते एक हफ्ते यहाँ खासी हलचल रही। बीजेपी ने बदलाव की अपील करते हुए राष्ट्रीय नेताओं की कतार उतार दी, जबकि टीआरएस और एएमआईएम की दलील थी कि लोग बाहर वालों को खारिज कर दें जो शांति और विकास में रोड़ा अटकाने आए हैं। भाजपा को यहाँ पे हैदराबाद में अपना पांव इसलिए जमाना था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ताकि वो अगला उनका जो डेस्टिनेशन था वो असेंबली था। उनका कहना था कि यहाँ पे ये एक स्टेपिंग स्टोन बन जाएगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ पे जो अपोजिशन स्पेस है वहाँ पे एक वैक्यूम है। उनका बल इतना हो जाएगा कि वो तेलंगाना राष्ट्र समिति को चैलेंज कर पाएंगे और शायद चीफ मिनिस्टर की गद्दी भी ले पाएंगे। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खबर महाराष्ट्र के बीड जिले से, जहां एक आदमखोर तेंदुए की दहशत बनी हुई है। इसने अभी तक 3 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिनकी मौत हो चुकी है। 2 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वन विभाग इसे पकड़ने में नाकाम रहा है। नतीजा ये हुआ है कि जो गांव वाले हैं वो खेतों में जाने से डर रहे हैं। 24 नवंबर को नागनाथ गरजे, 27 नवंबर को स्वराज भापकर और 29 नवंबर को सुरेखा भोसले। बीड जिले के आष्टी तहसील के अलग अलग गांव के ये वो लोग हैं जिन्हें आदमखोर तेंदुए ने अपना शिकार बनाया है। आसपास बिबट्या तुरीतून पळताना दिसला होता एका मुलाला। त्यानंतर मग सगळीकडे शोधाशोध केली, पण काही बिबट्याचा आणखी तपास लागला नाही। तेंदुआ अब भी आजाद है। 2 और किसानों को भी जख्मी कर चुका है। किसान अब खेत में जाने से डरने लगे हैं। खेत के काम सब कल शाम से बंद किए हैं लोगों ने। खेत में कोई आदमी जा नहीं रहा। सब शेतकरी चिंतित है। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने
4 ट्रैंकुलाइज और 12 जन जागृति टीमें बनाई हैं और 10 के करीब जाल बिछाए हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। पिंजरे में यदि वो आ जाता है तो उस हिसाब से भी उसको ट्रैप किया जाएगा। और जो करीब 12 हमने टीम ऐसी बनाई है कि जो आजू बाजू के जो गांव है, सभी गांव में जाके लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि वो कुछ दिन तक खेत में न जाए। खास करके जो महिलाएं हैं और छोटे बच्चे हैं, इनका विशेष ख्याल रखना जरूरी है। औरंगाबाद के पैठण में भी 15 दिन पहले इसी तरह एक तेंदुआ 2 लोगों को शिकार बना चुका है। अब वन विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि कहीं वही आदमखोर तेंदुआ चलते चलते यहाँ तक तो नहीं आ गया। इसीलिए सभी वारदातों की जगहों से तेंदुए के पंजे के निशान लेकर मिलान करने की कोशिश जारी है। भीड़ से मनोज सातपुते और मुंबई से अपने साथी गणेश परब के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद शिवसेना में शामिल हुई उर्मिला मातोंडकर। कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद पार्टी को अलविदा कह चुकी उर्मिला मातोंडकर अब शिवसेना का दामन थाम चुकी हैं। आज वो शिवसेना में शामिल हो गई। आपको बता दें कि शिवसेना ने उर्मिला का नाम विधान परिषद के लिए प्रस्तावित किया है। कांग्रेस को अलविदा कहने के 14 महीने बाद अभिनेत्री से नेता बनी उर्मिला मातोंडकर मंगलवार के दिन शिवसेना में शामिल हुई। हाल ही में मुंबई बनाम कंगना रनौत के मुद्दे पर उर्मिला मातोंडकर ने अपनी बात खुलकर रखी थी और मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का समर्थन किया था। उर्मिला मातोंडकर का शिवसेना में प्रवेश उस समय हुआ है जब केंद्र बनाम महाराष्ट्र सरकार का मुद्दा गर्म है और बॉलीवुड भी इस मुद्दे पर बटा हुआ है। पार्टी ज्वाइन करने के बाद उर्मिला मातोंडकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की प्रशंसा करती नजर आई। मुझे कॉल दरअसल उद्धव जी से भी आया और उद्धव जी ने मुझे बहुत ही खूबसूरत बात कही जब एमएलसी की बात हुई। ये सोच ही पहले मुझे बहुत बढ़िया लगी कि उन्होंने कहा कि विधान परिषद जैसी जगहों पर बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र जैसा प्रदेश जो अपने आप में सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों पे हमेशा आगे रहा है, ऐसे मूल्यों को आगे रखना बहुत जरूरी है और इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे बारे में सोचा। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। शिवसेना ने राज्य के विधान परिषद की सदस्यता के लिए उर्मिला मातोंडकर का नाम प्रस्तावित किया है, जिस पर आखिरी फैसला राज्यपाल को लेना है। कांग्रेस से शिवसेना में शामिल होने पर सेक्युलर बनाम हिंदुत्व के मुद्दे पर भी उनसे कई सवाल पूछे गए, जिसका उन्होंने कुछ इस तरह से जवाब दिया। अगर मैं आज कहती हूँ वसुधैव कुटुंबकम, तो ये कल्पना मैंने क्रिएट की हुई नहीं है। ये जब से हिंदू धर्म है, जब से यहाँ ये जो भारत देश है, इसमें सिर्फ धर्म नहीं, इसमें बहुत बड़ा आध्यात्मिक एक हमारा बैकग्राउंड रह चुका है, तो हम वहाँ सबसे आए हुए हैं। सो ये सारी चीजें हमेशा से थी और है। शिवसेना ने पहले प्रियंका चतुर्वेदी और बाद में उर्मिला मातोंडकर को अपने खेमे में तब शामिल किया जब पार्टी अपने कैडर और अपने बेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि पार्टी की ओर से उर्मिला मातोंडकर को आने वाले दिनों में क्या क्या जिम्मेदारी दिया जाता है और वो उसे किस तरह से निभाती हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।